नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में आयोजित संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। विधानसभा सभागार में देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों की मौजूदगी को उन्होंने मिनी इंडिया का स्वरूप बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल में गुरुवार को अनोखी नौका तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगे लहराए गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में गुरुवार को आयोजित संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। विधानसभा सभागार में देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन्होंने मिनी इंडिया का स्वरूप बताया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के 58 से अधिक शहरों और कस्बों से युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ एनएसएस, एनसीसी, युवा संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी संसदीय प्रक्रिया और नीति निर्माण पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को केवल डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि राजनीति, नीति निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नई पीढ़ी का लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ना बेहद जरूरी है। मंच पर विराजमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान दिलीप सूर्यवंशी जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री दिव्यांगी चोपड़े, श्री विश्वजीत चोपड़े और किन किन का नाम लो, सच में आपको सबको देख के लगा कि हाँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, उसका युवा अपना स्वरूप दिखा रहा है। सच में मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश का दिल इतना जवान और इतने अच्छे से धड़क रहा है। आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर आज विधानसभा के दरमियान ये उच्च सदन है जहां हम बात कर रहे हैं और ये उच्च सदन के अंदर इसकी आत्मा आज आप परमात्मा के माध्यम से, आपके माध्यम से धड़क रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। मुझे इस बात का गर्व और गौरव। साकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन के लीडर, होप फाउंडेशन की टीम ने ये जो सुंदर परिकल्पना की, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल है। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है और जिस प्रकार से आपने शुरुआत की, ये उसकी अच्छी झलक है और बहन ने जी अपनी उस भावना का प्रकटीकरण किया जिसके माध्यम से
बीते समय के दौर में 33% आरक्षण रोका गया था, ये उसका करारा जवाब है। जहां हमारी अपनी देश की आधी आबादी हमको वहां ले जाएगी जो आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के उस संकल्प को पूरा करेगा कि हम अपनी इस संस्कृति और सनातन संस्कृति की धारा में माता बहनों के बिना इस देश की कल्पना करना भी हम अधूरा मानते हैं। हमारी संस्कृति तो मातृसत्ता प्रधान संस्कृति है, जिसने हमारे इस पूरे वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना, पूरी वसुधा पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह माना। और एक कुटुंब एक परिवार की तरह तब चलता है जब हमारी वहां की मातृशक्ति के भरोसे से उस परिवार की आभा कीर्ति प्रसिद्धि फैलती है। एक माता ही पूरे परिवार के लिए सबसे सबल आधार होती है। इसीलिए दुनिया के देश भारत की तरह अपनी सत्ता को माता से नहीं जोड़ते, लेकिन हम एकमात्र 200 से ज्यादा देश में एक देश है जो कहता है भारत माता की। ये एहसास हमको होता है कि माता के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं। अगर राधा जी नहीं बुलाओ तो कन्हैया जी अधूरे हैं, सीता नहीं बुलाओ तो भगवान राम आशीर्वाद भी देते हैं। और पार्वती पते, अगर ये नहीं बोलो तो भोजन शुरू नहीं होता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से यूसीसी का लगना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की उसी संकल्प शक्ति की तरफ बढ़ना, कि अब अनेकता में एकता की बात करते हैं, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, जब जियो और जीने दो की बात करते हैं, तो शब्दों से नहीं हो सकता है। उसको मैदान में हकीकत में उतारने की जरूरत है। आज उसी बात के बलबूते पर हमारे यहाँ पर अगर रामचंद्र के जीवन के अंदर उसके उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक की चिंता समाज सब रूप में करता है, तो रहीम से मेल कैसे हो सकता है? जो राम के लिए वो रहीम के लिए, यही तो आनंद होना चाहिए। हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हिंदू बहनें भी हमारी बहनें, लेकिन आज दुनिया के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति के बल पर जिनका हक उनको देने से रोका जाएगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस नियम को लागू करने के पहले चाहते तो चुनी हुई विधानसभाओं के अंदर सीधे सीधे कानून माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद है, हम पारित कर लेते, लेकिन हमने इस विषय को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संसाधनों के बलबूते पर विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव आमंत्रित किए गए। 55 जिलों में सभी संभाग में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ विद्वानों के अलावा आम जनता को आमंत्रित किया, और उसका परिणाम है 76 से ज्यादा महिला मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक समान कानून होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति में बताया कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो दोनों में अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं? एक ही विधान की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, बड़े राज्यों में से है, जिसकी 9 करोड़ की आबादी है और देश का मध्य में आने वाला इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, ये जो राजस्थान के बाद नंबर 2 पे होता है। ऐसे में हमने इस पूरे विधान को विधि विधान से पारित किया, और इस भोपाल जैसी रियासत पुराने समय में जहां काल के प्रवाह में ऐसे कष्ट खड़े हुए, उन्हीं को जवाब इसी भोपाल ने दिया कि हमारे यहाँ राम और रहीम की संस्कृति एक ही है, अलग अलग नहीं देखी जा सकती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में देश बदल रहा है। कहाँ धर्मों के आधार पर झगड़े होते थे, लेकिन आज न्याय के लिए और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स, जो 3 पिलर्स होते हैं, उसमें सबसे महत्व की बात जनता का मत, और जनता के मत के साथ बनने वाली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दी गई शक्तियां, और शक्ति को चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से हमारे किसी भी न्यायालय के निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार के पास दम होना चाहिए। पार्लियामेंट में वो ताकत होती है जो लिए गए न्यायालय के निर्णय को चरितार्थ करे, और समाज की भावना उसके साथ निहित होती है कि समाज उसको माने। मुझे इस बात का गर्व है
कि निर्णय न्यायालय ने दिया, जिस राम मंदिर को लेके तत्कालीन पहले वाली सरकारों ने बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्बाध रूप से अयोध्या में लागू करके हमारी प्रतिबद्धता बताई दुनिया के अंदर। और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब हमको यह आनंद आता है कि जिस अंसारी बंधु ने इसी मुकदमे को लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अनाउंस करके रखा था कि मैं न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हूं, और न्यायालय ने अगर निर्णय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि राम जन्मभूमि यही है, तो मैं खुद उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, मैं खुद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहूंगा। मुझे गर्व है हमारे उस मुस्लिम बंधु ने अपने वचन को निभाया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। उसने स्वयं ने जब बोलना ही तो प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम। ये हमारे उस सांस्कृतिक धारा का गौरवशाली पक्ष है। इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन आज की यहाँ की संकल्पवान युवा शक्ति ने राजनीति के अंदर आकर के भी रुचि से देखा जा सकता है। ये जो दृष्टिकोण देने के माध्यम से आपने ये जो प्रयास किया, सच में जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS इसी बात को देखता है। मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद है, वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ, वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है कि हाँ, उसके राजनेता भी सभी वर्गों से आने वाले युवाओं के अंदर ललक पैदा करे, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करे। ये आने वाली इच्छा शक्ति आपके अंदर लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की कीमत आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। इस देश का चरित्र आजादी के लिए 47 पे जाकर खत्म नहीं होता है। 47 से पहले 1000 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। भारत की आजादी पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 1000 साल बाद 1947 को मिली है। तो ये देश का अतीत लंबा गुलामी काल के निकाल के आया है। ऐसे में उस काल के बाद से लंबे क्रम में नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन सबको स्मरण करते हुए महात्मा गांधी के उस अहिंसक आंदोलन के साथ भी, और हम ये भी गौरवान्वित करते हुए बताएं कि पढ़ने के लिए हमको अपने मन में ये बात का भाव आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बड़ी नौकरी पाऊं। लेकिन ये उदाहरण भी भूले नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में ICS, तत्कालीन समय की वर्तमान की सबसे बड़ी प्रशासनिक एग्जाम IAS जो होती थी, वो अंग्रेजों के काल में ICS कहलाती थी। उस ICS की एग्जाम को उसने पास करके प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, और उन्होंने कहा कि ये वो अंग्रेजों को जवाब है जो कहते थे कि बुद्धि का ठेका केवल हमारे पास, हमारे जैसे हमसे कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसी उस एग्जाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास करके सबके दुनिया के सामने बताया कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क, भारतीय लोगों की विवेकशीलता किसी से कम नहीं है। और जब पास होकर के प्रावीण्य सूची में आए, उनको जहां सम्मानित किया, वहां सम्मानित होने के स्थान पे खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस युवा पीढ़ी को धन्य किया। उनने अपनी मार्कशीट ली, रिजल्ट लिया और सबके सामने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कह दिया कि ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का उच्चतम प्रमाण देने के लिए परीक्षा दी, लेकिन मेरा देश गुलाम है, इसलिए देश की आजादी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो उस काल में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए देश के लिए युवाओं की उस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन, और आगामी स्वतंत्रता दिवस की युवा संसद के इस अभिनव कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश राज्य के
यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इस अंचल के प्रसिद्ध व्यवसायी, हमारे मित्र आदरणीय दिलीप सूर्यवंशी जी, इस आयोजन की रचना और इसको क्रियान्वित करने में जिनकी भूमिका है, ऐसे विश्वजीत जी, देवयानी जी, और आज इस अवसर पर मेरे साथ संसद में साथी रहे ऐसे नागपुर से पधारे हैं विकास महात्मे जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव श्री अरविंद शर्मा साहब, और उपस्थित सभी युवा संसद में भाग लेने के लिए आए देश भर के युवा भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर आप सबके मध्य उपस्थित होकर मैं बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, और विशेष रूप से विश्वजीत जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश की विधानसभा परिसर में हम सब लोगों को उनके प्रयत्नों से भारत के लघु स्वरूप का यह निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप सभी का इस परिसर में हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रांत तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सारी विधाओं से भरपूर है, सारी संपदाओं से समृद्ध है, और यह मध्य प्रदेश नेतृत्व की दृष्टि से भी देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने वाली संस्कार धानी के रूप में समूचे भारतवर्ष में जाना जाता है। मुझे प्रसन्नता और गौरव है कि इस गौरव को और विस्तार देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्राणपण से जुटे हुए हैं और मध्य प्रदेश के हर कोने को सजाने और संवारने में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आप सभी युवा संसद में उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्गों के कल्याण के लिए जो हम अभियान चला रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर भी है और सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में भी। एक तरफ हमारे राज्य में विकास के कारण से रोजगार के अवसर जो पैदा हो रहा है, इसके कारण से बेरोजगारी की गति भी सबसे कम अगर किसी राज्य में तो हमारे राज्य में है। आइए हम सब मध्य प्रदेश को मजबूत करें। स्वतंत्रता दिवस के पहले देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल में गुरुवार को अनोखी नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े तालाब स्थित बोट क्लब से यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगे लहराए गए। बड़े तालाबों की लहरों के बीच तिरंगे से सजी नावों का विशाल बेड़ा आकर्षक केंद्र रहा। यात्रा में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज बोट क्लब भोपाल में अद्भुत तिरंगा यात्रा निकली है। बड़े तालाब में सैकड़ों नौकाओं का हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है और मैं सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। नौका तिरंगा यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में इस अवसर पर बड़ी संख्या में
स्वतंत्रता दिवस के 2 दिवस पूर्व राजा भोज की नगरी भोपाल में आज ये जिस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर दुनिया के सामने एहसास कराने के लिए कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी सामर्थ्य के साथ दुनिया के लिए एक अलग प्रकार के आकर्षण का अपनी सक्षमता के बलबूते पर अपने समृद्धि मार्ग पे चढ़ने के लिए तत्पर है। ऐसे समय में आजादी की 80वीं जयंती जो आने वाली है, उसके 2 दिवस पूर्व ये अद्भुत संयोग है। हमारे लिए भोपाल वो कारण से भी और महत्व का हो जाता है, जिनने बंटवारे के समय एक विशेष दृष्टिकोण दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश अलग अलग राज्य अपने अपने प्रकार से नीतियों के बलबूते पे जन कल्याण का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी प्रदेश के अंदर एक समान कानून लगाने के लिए ये राज्य पूरे देश के सबसे बड़े राज्यों में से आज शामिल हुआ है। आज देश ने जो सामर्थ्य हासिल किया है, ऐसे में आज ये तिरंगा यात्रा जल के अंदर वाकई अद्भुत एहसास करा रही है। हमारी सुंदर सुंदर यहाँ उपस्थित जल की रानियां, ये शाकाहारी बतखें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और ऐसे में खेल मंत्रालय द्वारा तिरंगा यात्रा की अद्भुत कल्पना की गई। जल के अंदर कयाकिंग कैनोइंग के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने अपने रंगों के आधार पर अलग अलग दल बना करके और चप्पू चलाते चलाते कब पानी के ऊपर कब पानी के नीचे, इधर तिरंगा उधर तिरंगा, क्या गुलाट खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके हुनर और हौसले के लिए। लेकिन वो अपने मन की हिम्मत और इस कला कौशल के बलबूते पर अपनी सिद्धता दिखाते हैं। ऐसे में आज वाकई में मेरी अपनी ओर से विश्वास जी और उनकी पूरी टीम, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि कोई तिरंगा यात्रा नौका के माध्यम से भी हो रही, तो मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है। परमात्मा भी क्या कृपा कर रहा है, जल के अंदर भी और जल के साथ आसमान में भी अब हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ओर से फिर एक बार तिरंगा यात्रा की बधाई देता हूं। और अभी भाषण के बाद यहाँ नाव के साथ हम लोग भी शायद उसमें शामिल होने वाले हैं। ये आनंद ही अलग है। देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे इस पूरे यात्रा में आपके मनोभावना के बलबूते पर, यहाँ के अनुशासन के साथ उम्मीद करेंगे ये जो इतिहास बना है हमारे लिए भोपाल का आज का तिरंगा यात्रा का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेलकूद मंत्रालय और सारे के सारे नौका और नौका से जुड़े हुए सारे मित्रों के लिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोट क्लब भोपाल में आज राजधानी के अंदर तिरंगा यात्रा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज अद्भुत तिरंगा यात्रा निकली। 350 से ज्यादा नौकाएं के माध्यम से जल, थल और नभ में समान रूप से तिरंगा लहराने की यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इसलिए हमारी सरकार जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई के सुशासन, न्यायप्रियता और देश के सांस्कृतिक गौरव के पुनरुद्धार में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे जनसेवा का साधन बनाया। उनका मानना था कि शासक का पहला दायित्व जनता के सुख और कल्याण की चिंता करना है। यही कारण है कि उनके शासनकाल को आज भी संवेदनशील और जनकेंद्रित प्रशासन के आदर्श के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई ने कठिन परिस्थितियों में भी प्रशासनिकता और संवेदनशीलता का परिचय दिया।
लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम में विराजमान परम पूज्य दादा गुरु आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में ही मौजूद माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोती सिंह जी बोल रहे थे, मंच पर ही पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे जी, श्रीमान राजेश श्रीपाल जी, कृपाल श्रीपाल जी, मंचस्थ सभी अतिथि गुरुवर और आपके साथ मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भगवान शिव की अनन्य भक्त, सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोक माता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूँ। उनके जीवन के आधार पर जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने के लिए एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है, जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान है। इसलिए हमारी सरकार बनी, हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो मां नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। मां अहिल्या के कारण से तो सारे त्योहार मन रहे हैं, ये आनंद मन रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोक माता का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया, बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, और अभी तो थोड़ी देर है, चुनाव में बहुत सारी बातें बोलने की होती, बहुत बिना बोलने की होती है। पत्र लिखो और पत्र में पहले तो पत्र आता नहीं तो पहले लिखते थे आगे क्या लिखे आप खुद। तो हमारे बीच में से बहुत सारी बातें कुछ उल्लेख की है, कुछ अउल्लेख की है, कुछ हमारे बीच में एहसास किए। मैं जानता हूं कि सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भूल सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। राम और कृष्ण की धरती है। हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं, आप और हम सब मिलकर के। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में दूध दही की नदियां हजारों साल से भारत में बहती आई थी, उस परंपरा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अपने राज्य के अंदर इस तरह के भाव को हम जीवित करेंगे, जिनके कारण से सुशासन की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई को हम स्मरण करते। आपने सही कहा कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को लाकर 1 लाख से ज्यादा संख्या में बहनों के माध्यम से मां अहिल्या जी को प्रणाम किया था। वो आनंद का एहसास हमको है। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन फिर भी शासन के माध्यम से साधना, त्याग, न्यायप्रियता, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर के हमारी सरकार सेवा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है।